चलिए, तो आज की जो क्लास है ये एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क से संबंधित है। और आप सभी को पता है कि उसका फॉर्म आ चुका है और आप सभी लोग जो है अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ये 20 मई तक का ही डेट है और एग्ज़ाम का जो डेट आने की संभावना है वो या तो जून के लास्ट वीक में या तो फिर जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ आज हम लोग जो है देखेंगे दिसंबर 2010 का समाज कार्य का ये प्रश्न पत्र है। और ये समाज कार्य का प्रश्न पत्र लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने जो है 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज इसी के आगे बढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है शिक्षा का अधिकार इस बात का प्रावधान करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेके चलना है आप लोगों को, कुछ फैक्ट भी लेके चलना है आप लोगों को। तो शिक्षा का अधिकार इस बात का प्रावधान करता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। क्या ये बात सत्य है? शिक्षा का अधिकार बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर आपने बताया है तो, और आप सबको बता दूं, शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21A जोड़कर शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया था। आपको भलीभांति तरीके से पता होगा। यहाँ से प्रश्न में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों को एग्जाम में काम आएगा। जैसे 21 आर्टिकल बता दिया, 21 का ए। ठीक है, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। संशोधन का पार्ट अगर आप लोगों को पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन 2002। बात करते हैं आरटी, ये बेसिकली आरटीई बोला जाता है। इसको इन शॉर्ट में क्या बोला जाता है? आरटीई बोला जाता है। और ये अधिनियम या एक शिक्षा का अधिकार जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से संबंधित कानून को लागू होने से स्वतंत्रता के 6 दशक बाद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ था। तो ये बेसिकली आया कब था? तो ध्यान रखिएगा, ये आया था 2009 में। तो इसका एक और नाम है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। याद रखिएगा। और ये कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद में कब प्रदान किया गया या मंजूरी कब दी गई थी? तो 4 अगस्त। नोट करिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी तो आपको अच्छा भी लगेगा समझने में। 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की थी। ये विधेयक लिख देगा, क्वेश्चन में लिख देता है ये। ठीक है, यूजीसी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये लिख देता है, ध्यान दीजिएगा। 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की थी और कानूनी तरीके से जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? बताइए एक बार, ये फैक्ट के रूप में। जी चलिए फिर, अगर समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको, यहाँ प्रश्न है शिक्षा का अधिकार को लेकर, सिर्फ एक ही प्रश्न आया है, लेकिन हो सकता है 2022 में उसकी विशेषताओं से प्रश्न बना दे। तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। ये एक विशेषता है आरटीई का 2009 का। और क्या बोलता है? कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अशिक्षित और जो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वैसे बालकों को चिन्हित करने का कार्य अस्थायी विद्यालय की प्रबंधन समिति और अस्थायी निकायों के द्वारा किया जाना चाहिए। और स्थानीय निकाय ही बालकों के चिल्ड्रन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित किया गया है। और इन बच्चों को ना स्कूल भी और ना ही यूनिफॉर्म, बुक्स या मिड डे मील जैसी चीज़ों पर खर्च करना होगा। तो ऐसे में उनको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी।
बच्चों को ना तो अगली कक्षा में पहुंचने से रोका जाएगा और ना ही उसे निकाला जाएगा, ना ही उसे अगर आप कहें कि परीक्षा फेल, उसे फेल भी नहीं किया जाएगा। इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएगी और यहां पर वित्तीय बोझ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 55 और 45% का साझा किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। शिक्षकों का प्रशिक्षण देने की बात, विद्यालय में आधारभूत शिक्षा, इन सभी चीजों पर चर्चा की गई है आरटीई में। ठीक है, बात करते हैं निजी विद्यालय में भी निर्धन बच्चों को शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार है। बताइए, निजी विद्यालय भी निर्धन बच्चों को शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 21, बताइए इसका जवाब। हाँ जी सर, निजी विद्यालय के अंदर आरक्षण होता है 134 ए के तहत, मतलब जो भी वो होते हैं बीपीएम के अंदर, तो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके अंदर उनको मासिक फीस जो होती है उनकी वो होती है, लेकिन उनको ट्रांसपोर्टेशन का भत्ता देना पड़ता है और एग्जामिनेशन। वेरी गुड, ये करेक्ट जवाब है। आपने यहाँ पे करेक्ट जवाब बताया। अब आपने कहा कि दोनों सत्य है, ठीक है, यहां तक मैं भी सहमत हूं। अब आप बताइए, क्या ये व्याख्या हो रही है? नो सर। नहीं सर। अच्छा, जितने लोगों ने कहा नहीं वो बताइए क्यों, कैसे, बताइए बताइए, बोलिए कैसे। अरे भाई सही आपने बताया है, आपने सही बताया है। सर ऊपर तो शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है, हाँ, नीचे निजी विद्यालय की बात हो गई। हाँ, ये प्राइवेट विद्यालय की बात है, यहाँ सरकार की भूमिका है, जो सरकार सारी चीजें बात कर रही है शिक्षा के लेकर। यहाँ प्राइवेट विद्यालय की बात कर रहा है निर्धन बच्चों के लेकर। यहाँ सामान्य निर्धन प्लस दोनों है, इसलिए व्याख्या इसकी स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आप सही जवाब दे रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मानव विकास सूचकांक मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय है। क्या सत्य है ये बात? मानव विकास सूचकांक, ओके, बहुत बढ़िया। यदि आप यहां पर कह रहे हैं मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर कि विभिन्न देशों ने सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा विकसित और इसमें जो है संकलित आंकड़े को लेकर बात किया है, और ये बात आप लोगों के लिए मैं बता दूं सत्य है, जिसमें कुछ चीजें हैं आप लोग भली भांति तरीके से जानते भी होंगे और परिचित भी होंगे ऐसे शब्दों से भी, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने शब्द यूज किया है स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आय को लेकर। तो जीवन प्रत्याशा, आय, शिक्षा मतलब शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष की बात की गई है। और प्रति व्यक्ति आय संकेत का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और आप ध्यान रखिएगा, यहां पर मानव क्षमता पर अमर्त्य सेन के काम में सहायक हुए हैं भूमिकाएं कुछ। और इसमें अगर हम बात करते हैं महबूब उल हक के बारे में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, हेलो, हाँ, आवाज मेरी जा रही है, क्लियर हो रही है, बताइए एक बार। जी सर। हाँ, इसके अगर जब कभी आप सबसे पूछा जाए जनक के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, तो आप नाम लीजिएगा महबूब उल हक का। इन्होंने ही इसको तैयार किया है। ये 1990 में पाकिस्तानी रहे हैं ये। और विकास अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु जो है राष्ट्रीय आय लेखा में मानव केंद्रित नीतियों पर हस्तांतरित करने के परिप्रेक्ष्य में ये जाने गए हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार के अगर विजेता के बारे में पूछेगा तो अमर्त्य सेन के बारे में आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर गठन के बारे में जैसे अगर पूछता है मानव विकास सूचकांक में, तब आप नाम लीजिएगा महबूब उल हक के बारे में।
इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये पाकिस्तानी गेम सिद्धांतवादी पर विद्वान रहे हैं ये, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि बेरोजगारी मानव विकास को निष्प्रभावी कर सकती है। क्या बेरोजगारी मानव विकास को निष्प्रभावी कर सकती है? यस या नो? जी सर। हम्म, कर सकती है सर। आप कैसे समझ रहे हैं? सही तरीके से समझने की प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं, 22 है ना। आय ठीक नहीं होगी तो उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। बेरोजगारी मानव विकास को निष्प्रभावी कर सकती है। यहाँ एक शब्द केवल मेंशन किया गया है, मैं आपको बता दूं। बेरोजगारी, अगर आप आय को रिप्रेजेंट करेंगे, आय को देखो, व्याख्या नहीं, यहाँ पे पॉइंट अलग अलग है। अगर आप आय को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर तो ये बात सत्य रहेगी, लेकिन प्रश्न अधूरा है, आय को लेकर बात ही नहीं किया है इसमें। हम सोच रहे हैं आय के बारे में, मैं और आप सोच रहे हैं आय के बारे में, लेकिन आय की भूमिका नहीं है। बेरोजगारी, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर। बेरोजगारी मानव विकास को निष्प्रभावी कर सकती है, ये स्टेटमेंट एनटीए यूजीसी नेट ने इसको सत्य माना है कि ये गलत जवाब है ना। बेरोजगारी मानव विकास को निष्प्रभावी कर सकती है। अब प्रश्न ये आता है कि भाई अगर आय होता तो हम मानते हैं इस बात को लेकर, व्यक्तियों के अनुपात के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मानते हैं, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा, चिंताजनक अगर भूमिका है तो वो सत्य है उसका जीवन यापन चलाने के लेकर, लेकिन उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मानव विकास में बेरोजगारी की क्या भूमिका है? प्रश्न को यहां से समझिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में, मानव के विकास में बेरोजगारी की भूमिका नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैं कहां से बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं? मानव विकास, जी, ह्यूमन डेवलपमेंट। नहीं समझ रहे हैं तो बोलिए, खुल के बोलिए, यही समय है आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए। फिर आपके पास जानकारी समझ में नहीं आ पा रहा। समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो एचडीआई है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि देश के विकास का आकलन करने के संबंध में ये बात करता है सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर। तो कहता है भाई जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय होनी चाहिए, और ये सत्य है और ये होना चाहिए। बात ये अलग है, ये स्टेटमेंट आपका है अलग है, और ये प्रश्न एक सेपरेट अलग से पूछा गया है कि बेरोजगारी जो है वो मानव विकास को निष्प्रभावी कर सकती है। तो मैं अब आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेकारी किसी काम करने के योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसकी या जिसमें उसकी ना तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और ना ही उसे अपने किसी व्यवसाय में नियुक्ति है। तो वो बेसिकली बेरोजगारी का एक पार्ट बनता है। और सिंपल से समझने की कोशिश करें बेरोजगारी क्या कहते हैं। बेरोजगारी उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो कर रहा है, परंतु उसका जीवन यापन की प्रक्रिया में वो सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहा है। बच्चों को अगर हम बात करें तो वो उच्च शिक्षा प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है क्योंकि बेरोजगार है वो, ठीक है। अपना घर परिवार सही तरीके से नहीं चला पा रहा है क्योंकि वो बेरोजगार है वो। और अच्छे तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें बेरोजगारी को तो और भी अच्छे समझ सकते हैं कि बेरोजगारी उसको कहेंगे जब किसी व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है और आजीविका के लिए काम पाने में असमर्थ है। आपके अंदर काम करने की क्षमता है लेकिन नौकरी या जॉब नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि एक शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे काम या रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो वह व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिल पाता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं।
और देश की एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का कोई भी समूह कार्य करना चाहता है किंतु उसे कार्य नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगारी है। तो आप बताइए ये बेरोजगारी को कैसे रिलेट करेंगे मानव विकास को निष्प्रभावी में? बताइए, दोनों अलग अलग है। मानव विकास तो अलग बात करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात अलग है। तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल नहीं है, और एनटीए यूजीसी ने ये भी बात कहा भी है, इसको माना भी है, कहा है कि परंतु आर गलत है। हाँ, अगर आय लिखता, प्रश्न में आय लिखता, बेरोजगारी होने की वजह से जो है आय नहीं मिल पा रहा है, जिससे उसका जीवन यापन परिवार का नहीं चल पा रहा है, उसका सही तरीके से भरण पोषण नहीं चल पा रहा है, 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो मानव विकास पे प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि उसने बोला है ना, जीवन प्रत्याशा की बात की है उसने, तो जीवन प्रत्याशा प्रभावित हुआ आय से, उसके स्वास्थ्य से। परंतु यहाँ पे मानव विकास को निष्प्रभावी कर सकती है बेरोजगारी, कोई एक अलग कोई एक फैक्ट नहीं है, बहुत सारी रीजंस हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से ही नहीं, ये एनटीए यूजीसी नेट ने माना भी है। ठीक है, इसको माना भी है। तो मैं कहता हूं अगर अगेन आपसे ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसे प्रश्नों का आर को गलत ही मानिएगा, सत्य मत मानिएगा, अदरवाइज आपके 2 नंबर चले जाएंगे, क्योंकि यूजीसी ने ये माना है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 23 के बारे में। रोग और अस्वस्थता की अन्य दशाओं के घटित होने और उसके विस्तार को निर्धारित करने वाले कारकों के तहत छानबीन क्या कहलाती है? सर्वेक्षण, मूल्यांकन, निगरानी या प्रहरी निगरानी। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं सबके बारे में एक एक लाइन बताना चाहूंगा। सर्वेक्षण बेसिकली सही ज्ञान या डेटा को अर्जित करने को बताता है। सर्वेक्षण और भी अच्छे समझ सकते हैं आप लोग को। अगर मैं एक फॉर्म दे दूं, स्नोबॉल तरीका है यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैंने आपको, रिसर्च में स्नोबॉल की तरह मैंने एक फॉर्म दिया सर्वे करने के लिए। आप गए, सर्वे करके लेके आए, आपने बताया कि सर यहाँ पे 5 ऐसे बच्चे हैं जो ADHD के बच्चे हैं। आपने सर्वे किया है, आप वहाँ पे सर्वे करने का मतलब यह है कि आप वहाँ पे बताया कि मैं एक, वहाँ पे आपने फॉर्म भरा कि मैं एक कैंप लगा रहा हूँ, आप अपने बच्चे को लेकर आइए, आपके बच्चे में ADHD का प्रॉब्लम है, वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के जो है विशेषज्ञ आएंगे जो आप लोगों को गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो आप लोग जरूर उस जागरूकता में या उस कैंप में आइएगा जरूर। ठीक है, जागरूकता का कैंप लगाया गया है, तो वो सर्वेक्षण है आपका। ये सिंपल लैंग्वेज में इसको सर्वेक्षण बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं मूल्यांकन के बारे में। किसी विषय की योग्यता, मूल्य, महत्व और व्यवस्थित निर्धारण करने वाली जब प्रतिक्रिया आप करते हैं तो वो बेसिकली आपका मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन जैसे अगर मैं जिस दिन, आज मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं और मुझे पता चल रहा है कि जो बच्चे जवाब अच्छा दे रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये बच्चा की जो पकड़ है इस फील्ड में अच्छी है। जो जवाब नहीं दे रहा, मुझे ये भी पता चल रहा है कि बच्चे की पकड़ अच्छी नहीं है ना। तो इससे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, मूल्यांकन कर पा रहा हूं एक तरीके से। तो ये मूल्यांकन का पार्ट हो जाता है। बात करते हैं निगरानी की। निगरानी किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान से देखना जिसमें कुछ गलत किया हो। निगरानी किसे कहते हैं? निगरानी का सिंपल अर्थों में अगर हम बात करेंगे तो देखभाल, निरीक्षण करने को बोलते हैं। मॉनिटरिंग आपने देखा होगा, मॉनिटरिंग शब्द सुना होगा, मॉनिटरिंग इसी को बोला जाता है, निगरानी को ही मॉनिटरिंग शब्द को बोला जाता है। और सिंपल शब्दों में आप ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग यहाँ, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो निगरानी बताता है किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान से देखना जिसने कुछ गलत किया है या सही किया। मूल्यांकन का ही पार्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन निगरानी थोड़ा सा डीप में चला जाता है ना। एक पर्टिकुलर एक सूचना एकत्र करने के दृष्टिकोण से जहाँ पे जानकारियाँ क्या करता है, प्रोवाइड करता है या प्राप्त करता है, उसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, निगरानी को बात करते हैं प्रहरी निगरानी।
और प्रहरी निगरानी क्या बताता है आपको? यह आपसे कहता है कि रोग और अस्वस्थता की अन्य दशाओं के घटित होने और उसके विस्तार को निर्धारित करना है, मतलब एक प्रकार से निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। और जहां पे कारकों का सतत छानबीन चल रहा है, लगातार कंटिन्यूअस छानबीन चल रहा है, ठीक है। मूल्यांकन का पार्ट है सतत मूल्यांकन, लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आएगा ये, प्रहरी मूल्यांकन के निगरानी के अंतर्गत आएगा। प्रहरी ये बेसिकली कंटिन्यूअस होता है। जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में स्थिरता या परिवर्तन का आकलन करने के उद्देश्य से डॉक्टरी प्रयोगशाला और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों में स्वैच्छिक नेटवर्क के माध्यम से विजिट या विशिष्ट रोगों या स्थितियों को घटना की दर की जो निगरानी होगी वो बेसिकली आपकी प्रहरी निगरानी कहलाती है। डेटा यहाँ पर जो होगा वो विश्वसनीय होगा, मृत्यु दर जैसे संकेतों को मापा जाएगा। ये प्रक्रिया जो कहलाती है आपको प्रहरी निगरानी कहलाती है। तो जब कभी सतत छानबीन की बात होगी आपको सीधा सा दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए, ये प्रहरी निगरानी होता है। अगर आपको इसकी इंग्लिश देखनी है तो आप इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे इंग्लिश भी, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सही रास्ते से घूम जाना। बताइए संस्कृति है कि मानकीय व्यवस्था है कि सामाजिक व्यतिक्रम है या उपर्युक्त सभी? सब व्यतिक्रम क्या होता है सर? व्यतिक्रम मतलब विचलन होता है मैडम, विचलन। चलिए आप लोग बताए नहीं रही जवाब, बताइए जरा। सामाजिक व्यतिक्रम होगा। सामाजिक व्यतिक्रम होगा। यहाँ पे सही रास्ते से घूम जाना, मैं आपको एक चीज बता दूं संस्कृति को पहले। ये संस्कृति में ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक उदाहरण। आप ऐसे यहाँ पे तर्क वाला सवाल है ये, और ये नीचे जो ऑप्शन है ये फैक्ट पर आधारित है। बेसिकली सोशल और कल्चर की जब बुक लिखा था सेरोकिन ने, तो वहां पे संस्कृति के बारे में उन्होंने परिभाषित किया था संस्कृति को। तो संस्कृति धारण की जाती है ना, जिसकी जो संस्कृति होती है उसी संस्कृति के आधार पे वो व्यक्ति अपनी क्रियाविधि को संचालित करता है। और जो मानकीय व्यवस्था होता है, यहाँ पे कार्लोस, एक नाम है कार्लोस का, उन्होंने मानव अवधारणा पर चर्चा किया था। यमक प्रणाली 1971 में लाई गई थी, और ये भी मानकीय व्यवस्था का ही पार्ट था। ये सही रास्ते से घूम जाने का पार्ट नहीं बताता है। सामाजिक व्यतिक्रम मतलब विचलन है, और व्यतिक्रम, सामाजिक व्यतिक्रम जो होता है एक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है कि परिणाम ना ही सामाजिक संघर्ष है, परिणाम ही अगर हम बात करते हैं वो सामाजिक संघर्ष का पार्ट नहीं है, तो सामाजिक व्यतिक्रम का पार्ट उसको माना जाता है। यहां पे सही रास्ते से घूम जाना, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, सामाजिक व्यतिक्रम, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को किस वर्ष लागू किया गया? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2000 बोल भी नहीं रहे हो, इससे देखो मेरा मन नहीं लग रहा कि भाई मैं आप लोगों को क्लास लूं। बी, ऑप्शन बी करेक्ट है कि राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी, और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई कानून भी फिर बनाए गए थे।
ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी 2001। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन कहता है सामर्थ्यात्मक क्रिया निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमजोर वर्गों की सहभागिता की ओर अग्रसर करती है। क्या यह बात सही लग रही है? बोलिए। समझ में नहीं आ रहा सर ये। भाई कह रहा है सामर्थ्यात्मक क्रिया है, कोई एक्टिविटी है सामर्थ्य की, और वहां पे निर्णय लेने की प्रक्रिया में जहां डिसीजन ले रहे हैं कमजोर वर्ग की जो सहभागिता है, पार्टिसिपेट है, उसकी ओर अग्रसर करती है। क्या क्या ये जो सामर्थ्यात्मक क्रिया है सही है। वो कमजोर वर्गों के लिए सहभागिता के लिए एक्टिविटी में काम आती है? क्या ये? आती है सर। यस सर। हाँ, तो बस यही तो जवाब था, यस वाला। समझ में आया सर? यस सर, प्रेरित करती कमजोर वर्ग को समर्थात्मक क्रिया। प्रश्न देखो यहाँ पर यह बता है आपको, यहाँ से कमजोर वर्गों की सहभागिता की ओर अग्रसर करती है सामर्थ्यात्मक क्रिया निर्णय लेने की प्रक्रिया में, ये लिखना चाहिए था। ये ऊपर की लाइन जो है नीचे कर दिया, नीचे की लाइन ऊपर कर दिया है। तो प्रश्न ऐसे भी बनते हैं और ये सही है आपका। अब फिर कहता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्त्रियों के भाग लेने के लिए सामर्थ्यात्मक क्रिया की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ होती है सर। हाँ, होती है, सही है। दोनों सही है सर। अब व्याख्या व्याख्या हो रही है। हाँ हो रही है सर। क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कमजोर वर्ग और स्त्रियों से बात नहीं है, यहाँ बात है सामर्थ्यात्मक क्रिया से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट में आपको कमजोर वर्ग को रिलेट किया गया है सामर्थ्यात्मक क्रिया को लेकर, दूसरे में स्त्रियों को भाग लेने को लेकर सामर्थ्यात्मक क्रिया को रिप्रेजेंट किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर व्याख्या हो रही है। ये देखिए, ये सबसे अच्छा सवाल पेपर 1 में भी देखने को मिलता है, पेपर 2 में भी देखने को मिलता है। मापन के प्रकार, है ना। और ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी है, पुराने बच्चे जो होंगे उनको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ये मापन के इस प्रकार के स्तर पे शून्य बिंदु निरपेक्ष होता है। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एस स्टीवेंस ने इसको मापन को 4 भागों में बांटा है। क्रम बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर 1 क्रम होगा नामित स्तर, नंबर 2 होगा, इसको नॉमिनल स्टेज बोलते हैं नामित को। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं वो क्रमिक स्तर, क्रमिक को बोला जाता है ऑर्डिनल। और नंबर 3 आएगा आपका जो है आंतरिक, जिसको हम इंटरवल लेवल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरवल लेवल आंतरिक स्तर बोलते हैं इसको। और नंबर 4 को हम लोग बोलेंगे, इसी को नाम अंतराल का नाम भी इसको जाना जाता है, अंतराल को ही। और नंबर जो 4 होगा वो आपका होगा अनुपात, रेशियो मापन। अब प्रश्न आपसे क्या है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसके अंतर्गत शून्य निरपेक्ष की बात होती है। मैं आपको बता दूं पहले नामित क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये बेसिकली इसमें कहा जाता है कि कोई नाम, शब्द, अक्षर, प्रतीक, अंक प्रदान कर दिए जाते हैं, जैसे कि छात्रों की उसकी योग्यता आधार पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नामित के आधार पर, ठीक है, किसके? नामित के आधार पे, तो ये बेसिकली नाम पर आधारित होगा, केवल नाम। तो यहाँ पे गुण के विभिन्न प्रकार को एक एक नाम, शब्द, अक्षर, अंक या कोई अन्य संकेत प्रदान किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में कभी कभी हाई स्कूल या 8th 7th में जब पढ़ाया जाता था तो ए अल्फ़ाबेट से पहले बैठाते थे, फिर बी से, फिर सी से, एग्ज़ाम के दौरान में। ऐसा आपको मालूम होगा। अच्छा, आप अपने फ़ोन में देखिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखिएंगे तो आपको वहाँ पे जो क्रम आ रहा है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से नाम सेव होगा आप लोगों के पास। ये क्रमिक, ये नामित लेवल है। इसको क्या बोला जाता है? नामित लेवल।
तो यहाँ पे जो जब भी हम कभी जैसे किसी निवास स्थान पर नागरिकों के ग्रामीण या शहरी में बांटना चाहते हैं तो उनको विषयों के आधार पे छात्रों की कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि वर्गों में बांटा जाता है इनमें, ठीक है, इन लोगों को। तो इस तरीके से हम बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये गुणात्मक मापन है, मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक मापन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बात करते हैं क्रमित में, तो ये क्रम होता है ना। जैसे मान लीजिए क्रम का क्या, जैसे बच्चा कोई अच्छा अंक प्राप्त करता है तो वो गुड है, फिर एवरेज है, फिर उसके बाद वो कमज़ोर है। तो ये 3 वर्गों में डिवाइड होता है, ये क्रम के आधार पे होता है ना। इस चीज़ को जैसे किसी ने फर्स्ट डिवीज़न आया, किसी का सेकंड आया, किसी का थर्ड आया, किसी का फोर्थ आया, कोई पास हुआ, कोई फेल हुआ, है ना, इसके आधार पर रखा जाता है इसको, ठीक है। एक है आंतरिक, जिसको आप कहते हो अंतराल। तो जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसमें मापन जो था गुण की मात्रा और परिणाम पर आधारित होता है, और व्यक्तियों और वस्तुओं के विद्यमान जो गुण की मात्रा होती है उसके प्रकार की इकाइयों पर वो प्रयुक्त होता है। मान लीजिए आप लोग कि 35 और 36 अंकों के बीच में ठीक अंतर की बात करना। अब जितने बच्चे 35 और 36 अंक के बीच में होंगे उनको ले लिया जाएगा, तो ये एक अंतराल मापनी है। और यहां पे आप ध्यान रखेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसी में समान दूरी पर स्थिति अंक की स्तर के मापन की इकाई होती है इसमें। और इस स्तर के मापन में परम शून्य और वास्तविक शून्य, परम शून्य और वास्तविक शून्य जैसे गुण विहीनता को व्यक्त करने वाला कोई बिंदु नहीं होता है। इसके कारण इस स्तर के मापन में, मापन में सापेक्ष होता है परंतु निरपेक्ष नहीं होता है। इस स्तर पर शून्य बिंदु तो हो सकता है परंतु वह आभासी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, निरपेक्ष नहीं होगा, सापेक्ष होगा। प्रश्न है निरपेक्ष का, तो सापेक्ष बिंदु, परम शून्य, वास्तविक शून्य किसमें पाया जाता है? गुणविहीन कौन होता है? तो अंतराल होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अनुपात में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है रेशियो में, कि श्याम ने राम से दुगना अंक प्राप्त किया है। श्याम ने 30 अंक लिए हैं, राम ने 60 अंक लिए हैं। तो जो है श्याम से 30 अंक कम है राम, या श्याम ने जो है राम का दोगुना अंक प्राप्त किया है। इस तरीके का रेशियो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 30 और 60 का रेशियो देखते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के मापन में सभी गुण के साथ साथ परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है। इसमें नोट करिएगा, अनुपात में परम शून्य, वास्तविक शून्य की संकल्पना इसमें निहित है, इसमें निहित है। लंबाई, भार, दूरी मापन अनुपातिक मापन के अंतर्गत इसमें रखा गया है, ठीक है। IQ वगैरह भी इसी में आता है, इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो आप जरा मुझे बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए फिर। क्वेश्चन नंबर 27। सर अंतराल, अंतराल कहाँ होगा? अंतराल में तो सापेक्ष होता है सर रेशो होगा। हाँ, रेशियो होगा ना, अनुपात होगा। हाँ अनुपात होगा, तो इसमें सापेक्ष होता है, अनुपात अनुपात होगा। वेरी गुड, एक बार इंग्लिश में दिखा दीजिए क्वेश्चन। ओके। हाँ, ये रहा एब्सोल्यूट जीरो। मैंने कहा परम शून्य है ना, इंटरवल, नॉमिनल, रेशियो, ऑर्डिनल, है ना, ठीक है। चल सर थैंक यू। चल आगे बढ़। सर ये में दिए थे ना, SS स्टीवंस, सर किस ईयर में दिए थे? बस शायद ये 1972 का है, कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी बता देंगे हम। सर हाँ ये वास्तविक शून्य भी सर अनुपात में ही होगा ना? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वास्तविक शून्य भी ये अनुपात में ही होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। वास्तविक सर शून्य निरपेक्ष
निरपेक्ष मतलब जरूरी नहीं है ऐसा आप बोल रहे हैं? निरपेक्ष सापेक्ष नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो हमने मापन के बारे में बताया है निरपेक्ष सापेक्ष, वो बताते थे इसमें कि किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार अगर आप पदार्थ या संख्या को प्रदान करते हैं तो वो सापेक्ष होगा, जहाँ आप नहीं करते हैं वो निरपेक्ष का पार्ट बन जाएगा। जहाँ आप वस्तुओं और घटनाओं और अंकों और संख्याओं को व्यक्त करेंगे वो सापेक्ष हो जाएगा, जहाँ आप व्यक्त नहीं करेंगे वो निरपेक्ष हो जाएगा नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो था ये। आप अभी किसी ने पूछा था ये कब लाया गया था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये मापन का पार्ट है, हालांकि मापन का पार्ट है ये, है ना, मापन। चलिए अभी मैं आपको जी सर ये सापेक्ष किसमें होता है सर? सापेक्ष अंतराल में होता है मैडम, सापेक्ष अंतराल में होता है। निरपेक्ष मापन के अंतर्गत वह मापन होता है जिसमें परम शून्य की स्थिति संभव होती है। इसका पैमाना शून्य से शुरू होगा और शून्य से अधिक होने पर पैमाना का मापन धनात्मक हो जाता है, शून्य से कम होने पर पैमाना ऋणात्मक होगा, है ना। तो ये निरपेक्ष मापन कहलाता है। ठीक है, एक सामान्यीकृत मापन भी होता है। ठीक है, वो बेसिकली जो है प्राप्तांक एक दूसरे के प्रभावित नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, परम शून्य की संभावना भी इसमें नहीं होती सामान्यीकृत मापन में। ठीक है, और एक होता है इप्सेटिव मापन कहलाता है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं वो टूल्स और मेथड्स के रूप में काम करता है, वो टूल्स वगैरह मेथड्स वगैरह के रूप में काम करता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात यहाँ पे लेवल ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे थे हम लोग स्टीवंस के अकॉर्डिंग, और किसी ने सवाल पूछा कि कब आया था, तो 1946 में आया था। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1946 में। चलिए, हो गया ना ये नीचे वाला सवाल? नहीं नहीं, नीचे वाला नहीं हुआ। हाँ, 28 बताइए, वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वेरिएबल जो रिप्रेजेंट होगा वो आंकड़ा संख्यात्मक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, गुण किसको रिप्रेजेंट करेगा? परिणात्मक आंकड़े। अनुभाविक साक्ष्य किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्राथमिक डाटा होता है। वेरी गुड। और प्रलेखीय साक्ष्य क्या होगा? सेकेंडरी डाटा। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका यहाँ पर? बी। बी आपका करेक्ट। हाँ, मापन का सांकेतक स्तर पर सबसे निम्न और सर्वाधिक सरल है, बताइए। नॉमिनल की बात कर रहा है सर? जी, नॉमिनल की बात कर रहा है। बताइए। सबसे सरल ही है सर, और सबसे निम्न है। ठीक है सर, ये बात ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है तो ठीक है, कि सांकेतिक निम्न और सर्वाधिक सरल की बात करता है, ये नॉमिनल। ऑप्शन नंबर आपका पहला, यहाँ पे पॉइंट पहला सही हो जाएगा। चर को बहुत से सांकेतिक उपवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये तो सही है भाई। वेरिएबल्स को किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? वेरिएबल डिवाइडेबल होते हैं। हाँ, डिवाइडेबल होता है। वेरी गुड, यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ऐसे प्रश्न को पढ़ के आप जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिकल पर आधारित है। MSW BSW जिसने अच्छे से फील्ड वर्क जनरल फील किया होगा उसको पता होगा। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए इसका क्रम क्या होना चाहिए? ए नहीं, सी। इंग्लिश दिखा देता हूँ, इंग्लिश। ठीक है, ओरिएंटेशन है पहले, ऑब्जर्वेशन है पहले। देखो, ऑब्जर्वेशन तो गलत होगा, करते हैं एलिमेंट करते हैं।
कॉन्करेंट वाला भी गलत ही हो जाएगा। करंट वाला इसलिए गलत हो जाएगा कि पहले हम भाई इसको जो है डालते क्या नाम है ओरिएंटेशन को, फिर उसके बाद कॉन्करेंट आता है, इसलिए इसको भी काट दीजिए। और बात करते हैं और ये अभी देखिए कॉन्करेंट पूरा दिखा दो। ऑब्जर्वेशन फिर बुक प्लेसमेंट, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी बताइए। ऑप्शन डी है सर। ऑप्शन डी। देखिए फिर ऑब्जर्वेशन पहले करेंगे क्या, ओरिएंटेशन के बाद ऑब्जर्वेशन क्या करना है, मतलब ऐसे में आप बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 30 ए आएगा सर। ये आएगा सर, पहले विजिट करेंगे फिर ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा जी चलो, अब जरा मुझे बताइए, आप लोगों ने ए को चुनाव किया है, अब जरा एक बार सुनिए आप लोग, जब आप लोग फील्ड वर्क करने जा रहे थे तो पहले आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया था। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, देखना ना। देखना। हाँ Yes, sir. देखना, पहले हम देखकर मूल्यांकन वगैरह करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। तो पहले देखेंगे फिर उसके बाद हम ओरिएंटेशन विजिट बनाएंगे। हाँ ये बुक में नहीं मिलेगा आपको ऑब्जर्वेशन विजिट, ऑब्जर्वेशन विजिट नहीं मिलेगा। हमने 5 एनजीओ को गए, देख कर आए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब देख लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, फिर हमने ओरिएंटेशन बनाया उस पर, और फिर उसके बाद ब्लॉक प्लेसमेंट। ये बेसिकली सही नहीं आ रहा यार, ऑब्जर्वेशन तो पहले आएगा लेकिन ब्लॉक प्लेसमेंट कैसे पहले आ जाएगा, फिर कंकरेंट विजिट आएगा, बताइए। ओरिएंटेशन ए सही नहीं है, ओरिएंटेशन पहले नहीं नहीं हुई। ओरिएंटेशन होना चाहिए, कंकरेंट भी आना चाहिए, ऑब्जर्वेशनल भी आना चाहिए, ब्लॉक प्लेसमेंट भी आना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशनल बाद में थोड़ी किया जाता है, वो तो शुरुआत में की जाती है ना। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन शुरुआत में होता है, लास्ट में थोड़ी ना होगा ऑब्जर्वेशन विजिट, बाद में क्या देखोगे आप, है ना। तो पहला तो काट दीजिए आप लोग, पहला तो होना ही नहीं चाहिए, ये कंफर्म करना है। ऑप्शन नंबर, अगर ब्लॉक प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी को लेकर, देखिए अब जो बुकें आ रही है ना, अब आ रही हैं लॉग सीट करके, पहले लॉग सीट नहीं थी। अभी जितने लोगों ने हाल ही में किया होगा यूजीसी, उनको मालूम होगा, फिर लॉग सीट भी आती है, 30 आई होगी इस तरीके से लिखकर, या 45 आता है इस तरीके से लॉग सीट, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट स्टैम्प करना पड़ता है, ठीक है। तो लॉग सीट वगैरह हमें ध्यान देना है इस पर, परंतु अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑब्जर्वेशनल विजिट होगा और ओरिएंटेशन होगा, फिर ब्लॉक प्लेसमेंट आपका स्टार्ट होगा। ब्लॉक प्लेसमेंट मैंने क्यों बोला यहाँ पे, पूछिए, मैं इसलिए बोला ब्लॉक प्लेसमेंट कि क्योंकि ब्लॉक प्लेसमेंट के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टोटल दौरा, समवर्ती दौरा। जी सर। हम इसके बाद समवर्ती दौरा स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने ब्लॉक प्लेसमेंट बोला है। पहले किसी एजेंसी में जाएंगे सर, फिर ही स्टार्ट करेंगे। हाँ तो देखिए, अगर आप बुक मत सोचिए, बुक सोचोगे तो सबसे पहले आगमन बैठक आएगा, इंडेक्स मीटिंग, फिर आपका आएगा आगमन बैठक के बाद पहले आएगा स्वसत्र मूल्यांकन, है ना, फिर आगमन बैठक, फिर आपका अनुकूलन दौरा, फिर आपका समवर्ती दौरा, फिर व्यक्तिगत सम्मेलन, फिर उसके बाद ग्रुप सम्मेलन, समूह सम्मेलन, फिर उसके बाद आपका आएगा जो है इंडिविजुअल केस वर्क, फिर उसके बाद आएगा ग्रुप वर्क, फिर उसके बाद आएगा आपका कम्युनिटी वर्क, फिर आएगा समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया, ठीक है, समाज कार्य, शोध, फिर उसके बाद विद्यार्थी का स्वमूल्यांकन आएगा, ठीक है, विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन आएगा, फिर उसके बाद ये जो स्वयं सत्र वाला था ये आ जाएगा आपका। तो ये बुक को मत सोचिए कि हमें बुक भरना है इस तरीके से, ये नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझिए कि फील्ड वर्क जब आप करेंगे तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर आप ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे हैं वो ओरिएंटेशन के बिहाफ पे कर रहे हैं। फिर जब आपने 5 एनजीओ का चुनाव किया तो उसमें से आपने एक एनजीओ लिया, और उसी एक एनजीओ का आप कहेंगे ब्लॉक प्लेसमेंट। अब ब्लॉक प्लेसमेंट को आपको बनाना होगा कंकरेंट विजिट। अभी आपका ये तैयार है फील्ड वर्क, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर बी को माना है, ठीक है सर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी को माना है, ठीक है, याद रखिएगा इसे।
चलो क्वेश्चन नंबर 31, समाज कार्य मानवाधिकार व्यवसाय है, क्या ये बात सही लग रही है? सही है सर। सही है सर। ओके, राइट। वेरी गुड। समाज कार्य देखो ये बहुत सिंपल सवाल है ना, तो इसमें कोई वो नहीं कि टेंशन आपको लेना चाहिए, इस पर बड़ा विचार करना चाहिए। अरे ये समाज कार्य क्योंकि व्यवसायिक सेवा है तो इसका मतलब मानवाधिकार कैसे होगा, ये सब दिमाग लगाने। सत्य है, ये समाज कार्य मानवाधिकार व्यवसाय के रूप में माना जाता है इसको। ठीक है, बात करते हैं तर्क। सेवार्थी की समस्याओं को हल उसके निर्णय के अनुसार किया जाना चाहिए। यस बताइए। सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये करेक्ट। अब ये उसके निर्णय का मतलब ये हुआ कि मानवाधिकार व्यवसाय के बारे में कह रहा है ये। यहाँ पे मानवाधिकार व्यवसाय की आचार संहिता की बात हो रही है, ना कि आपकी बात हो रही कि आपके अनुसार होना चाहिए काम। सेवार्थी की समस्या, आप रहोगे, काम आप ही करोगे, लेकिन मानवाधिकार व्यवसाय समाज कार्य है, इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो, इसलिए आप उसी के अनुसार चलोगे। तो सेवार्थी की समस्याओं को हल उसके निर्णय के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या सही मानना चाहिए क्वेश्चन नंबर 31 का? बताइए, सी है ना। अब ये प्रश्न इतना सरल है कि आपको इसमें सही जोड़ा मिलाना है। सही जोड़ा आप देखना है कि नहीं है पूरा। हाँ, इसमें सही जोड़ा कौन सा नहीं है। अब देखिए मुर्रे जी रोज, तो आपको मालूम होगा कि भाई ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सिद्धांत देते हैं, ये तो कोई दो राय नहीं है। ट्रेकर महोदय के बारे में आपको मालूम है कि ये सामाजिक समूह कार्य के बारे में। तो अब बचा आपके पास दो, 50-50 के बात है। कुलकर्णी भी सामाजिक नीति के बारे में बात करता ही है। सोशल पॉलिसी बताइए सर। हाँ कुलकर्णी जी ने सोशल पॉलिसी बताई है सर। हाँ, तो फिर तो सोशल कुलकर्णी तो हो जाएंगे ये भी। सपोज ऐसे नहीं करा, मैं इससे एलिमेंट करने की बात कर रहा था, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। MS गोरे ने तो फिर क्या बोल दिया? नहीं, में है ना सर ये बात। इसने प्रिंसिपल बताए तो थे, नहीं प्रिंसिपल नहीं, इसने तो सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट बताए हैं, सामाजिक विकास बताया है। सम एक्सपेक्ट सोशल डेवलपमेंट MS गोरे नहीं बताए थे? MS गोरे, माधव सदाशिव गोरे इनका पूरा नाम है, नहीं याद आया? अच्छा, यहां उनके सामने फिर कौन आना चाहिए बताइए? अगर आना भी चाहिए तो किसका नाम आना चाहिए था? मैरी रिचमंड मैरी रिचमंड आते। हाँ, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ सामाजिक समूह के विशेष क्षेत्रों को समझने से संबंधित हैं, उनकी भूमिकाएं। अब यहाँ पे देखिए सिमर, अच्छा सिमर समरन है, ठीक है, मैकाइवर पेज, न्यूबैंक, कूले। अच्छा कूले को मैच करिए, प्राथमिक समूह, जो समूह की नेचर है ना, ग्रुप का जो नेचर है वो समरन का, सिमर का है। और जो मनुष्यों का संग्रहण है ना, वो मैकाइवर का है। अरे सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किस विद्वान ने कहा है? बस मनुष्यों का संग्रहण तो है, वही तो है, वही बात है। ये न्यूबैंक की बात अगर हम करते हैं तो ये लीडरशिप की जो प्रिंसिपल है उसको बात करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल दिया सर? नेतृत्व का ही सिद्धांत है उनका। इन्होंने कहा कि नेतृत्व का ही सिद्धांत है ना। ठीक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। अच्छा बचा कूले। अब कूले तो आपको पता होना चाहिए, कूले तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? अच्छा प्राथमिक समूह, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला मैच हो जाएगा। मैच करिए इसका फटाफट, कौन सा ऑप्शन गया? ए सर ए सर। अच्छा जनहित याचिका, चलिए बताइए। डी सर। जनसाधारण का संरक्षण। जनसाधारण का संरक्षण। अच्छा जनहित याचिका का लक्ष्य पूछा है, और जनहित याचिका का लक्ष्य का मतलब, इसको इन शॉर्ट में जानते हैं क्या बोला जाता है? PIL। PIL। अच्छा
शाबाश। अच्छा, अब इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये अगर हम बात करें तो सरकारी कर्मचारियों का संरक्षण नहीं, आदिवासियों का संरक्षण नहीं, स्त्रियों का संरक्षण नहीं, जनसाधारण का संरक्षण होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहां ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार पीएन भगवती ने जनहित याचिका के बारे में चर्चा किया था, और यह ऐसा उपकरण है जिसका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है। इसका लक्ष्य है तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलाना या दिलवाना है, जिसके मद्देनजर कार्यपालिका और विधायिका को उसके संवैधानिक कार्य करने हेतु किया जाता है, और ये समूह हित के नाम भी इसके अंतर्गत आता है, और ये कोई व्यक्ति हित की बात नहीं करता है, ये जन की बात करता है। ये ग्रुप आपका इसमें इन्वॉल्व है, ना कि इंडिविजुअल आपका इन्वॉल्व है, इसलिए जनसाधारण आप बात करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखना किसका फोन है। ये लास्ट प्रश्न है आज का। समाज कार्य हस्तक्षेप की अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करिए जरा। हस्तक्षेप, बी सर। बी। देखिए, प्राथमिकता पहले आनी चाहिए या अवलोकन, आवश्यकताएं? मैं कहता हूं सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। प्राथमिकता डी आएगा सर, डी। हाँ, जब आप प्राथमिकता देंगे तो उसके बाद ही तो आप उसकी नीड को समझेंगे। सर पहले ये नहीं दिखाएंगे कि उनकी आवश्यकता है, कि उन आवश्यकताओं में से उनकी कौन सी नीड है, उसको प्राथमिकता नहीं देंगे। आवश्यकता का मतलब ही नीड है मैम, आवश्यकता का मतलब नीड है, आवश्यकता का मतलब नीड है। जान लेंगे ना उनकी क्या क्या नीड्स है, फिर उसमें से देखेंगे ना कि कौन सी प्राथमिक है, उसको पहले फुलफिल करेंगे ना। अच्छा, नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप जो भी एक्टिविटी करेंगे इसमें आप प्राथमिकता देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, और प्राथमिकता जैसे ही निर्धारित हो जाती है उसके बाद आप उसको अवलोकन करेंगे, और वहाँ पे उसकी नीड देखेंगे, फिर उसकी आवश्यकता का आकलन करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है स्थिति परक विश्लेषण करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या चीज़ होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी स्थितियों का विश्लेषण करेंगे। आप एक एक पॉइंट पर आप जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद कार्य योजना बनाएंगे। अब आपने एक गोल ले लिया कि भाई अब ये नीड थी, इस नीड के आधार पे हमने एक गोल बना दिया कि उसको शर्ट पहनने के बारे में टास्क बना लिया, तो ये प्लान आपने कर लिया, कार्य की योजना बना ली। अब फिर उसके बाद आप क्रियान्वयन कर देंगे, क्रियान्वयन करना शुरू करेंगे। यस सर, डी आएगा सर। हाँ, इसके बाद क्रियान्वयन करना शुरू करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ये समाज कार्य इंटरवेंशन के अंतर्गत आता है। कभी कभी इंगेज अगर हम बात करते हैं इसमें भी एक आता है असेसमेंट, कार्यान्वयन, फिर उसके बाद आपका आता है मूल्यांकन भी। इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो यहाँ पर क्रियान्वयन के बाद मूल्यांकन भी आप जोड़ सकते हैं, इसका आगे का पार्ट है। और मूल्यांकन के बाद अगर हम बात करते हैं तो समाप्ति की भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ये आगे का पार्ट है इसके। ठीक है, इसको इसमें मेंशन कर सकते हैं आप। फीडबैक भी आएगा सर लास्ट में। जी, समाप्ति के बाद फीडबैक नहीं आएगा क्या? प्रतिपुष्टि भी ले सकते हो भाई, सोशल वर्कर हो तो कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, प्रतिपुष्टि भी कर सकते हो। ऐसे में हमें जानकारी होनी चाहिए ना कि कितना उसमें सुधार आया, कितना नहीं, क्या फीडबैक दे रहा है क्या नहीं, ये भी दे सकते हो आप। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। दोबारा वाले में अगर मैं आपसे कहूँ तो प्राथमिकता नहीं देना है। अगर आपको 100 साइकिल में चलाना है ना तो साइकिल नहीं आएगी यहाँ पे, प्राथमिकता नहीं आएगा, फिर आपका आ जाएगा आवश्यकता पर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये नहीं होगा प्राथमिकता, क्योंकि प्राथमिकता एक बार दी जाती है। ठीक है, पहली बार में आप जो कर रहे हो उसी को होता है। तो ये बेसिकली हस्तक्षेप की प्रक्रिया थी, संचालन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है ना। और समाज कार्य की क्लासेस जो है आज कल आप लोगों की जो क्लास रहेगी समाज कार्य की वो थ्योरी पर होगा, और कल यूनिट नंबर 3 समाप्त हो जाएगा। अब थोड़ी सी तीव्र गति से चलेंगे हम लोग और प्रैक्टिस भी करेंगे। समय में बढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, बढ़ेगा भी टाइमिंग। ठीक है, और आप लोग बराबर पढ़ते भी रहिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि यहाँ से भी अगर कोई प्रश्न बने तो आप, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को उस प्रश्नों को उत्तर ढूंढने में, है ना। हाँ,
इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। डिस्कशन नया करूँ तो अगर केवल प्रश्न पढ़ूँ और उत्तर का जवाब देते जाऊँ तो एक दिन में 100+ क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग 1 घंटे में, है ना, तीव्र गति से भी। सर हाँ फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन इंग्लिश में दिखा दो। ओके, PDF इसकी मैं भेज देता हूँ आपको ना, दोनों का, ठीक है। सर कल भी नहीं भेजे थे। अभी मैंने सारा भेज दिया, देखो टेलीग्राम में भी देख लीजिए, व्हाट्सएप में भी देख लीजिए। ओके सर। हाँ, कल वाला भी शायद पहुँच गया होगा, नहीं गया होगा तो ग्रुप में डालना। आज बहुत सारी पीडीएफ भेजे, वो सारे के सारे दोबारा भेजे कि वो नया है सर सारा PDF? ये नया है आपका, अभी जो यूनिट 3 है उसका है। यस सर। अभी मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ दिसंबर का, जून दिसंबर का क्वेश्चन पेपर भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए, यदि किसी को समाज कार्य ऑनलाइन में क्लास लेना चाहता है तो वो ले सकता है, या तो डिस्क्रिप्शन में जाए, मेरा नंबर है 8506031308, और आप मुझे व्हाट्सअप और कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं समाज कार्य के बारे में। फॉर्म आ चुका है, आप उसको अप्लाई कर लीजिए। और इसकी फ़ीस जो मैंने रखा है वो 4000 रखा है। आपको 2 किस्तों में इसकी फ़ीस जो है जमा करना है, 2 किस्तों में। पहली किस्त आपकी 2000 की होगी, दूसरी किस्त भी आपकी 2000 की होगी। मिनिमम आप यहाँ पे 1000 कर सकते हैं किस्त में, ठीक है। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और NTA UGC नेट समाज कार्य की जो है एक नया बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ, वो बैच स्टार्ट होगा 10 मई से। और अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको डबल क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। एक शाम को 8 बजे क्लास होती है, वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और मैं 8 मई को एक नई आपको टाइम टेबल बताऊंगा, जो नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी केवल समाज कार्य के बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है, और कंटिन्यू बराबर यूनिट के क्रम में आप लोग पढ़िए, मॉक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होता है कि आप लोगों को दिमाग में समाज कार्य के बारे में जितनी भी जानकारियाँ रहेगी वो बराबर रिवीजन होती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।